आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है कन्यादान। यह पाठ कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं श्री ऋतुराज जी। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान में भरतपुर जनपद में 10 फरवरी सन 1940 में हुआ। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान कविता पाठ के लेखक हैं श्री ऋतुराज जी। अब हम इस कविता पाठ का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे तथा इस पाठ को सीखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देने में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें कवि जी आगे कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी
समझदार नहीं हो पाई है। अर्थात ना तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य है और न उसे दीन दुनिया की समझ थी। अभी तो वह भोली और सरल थी कि उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, लेकिन वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का उसे ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो केवल वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात उसके सामने सुखों का काल्पनिक स्वरूप था, जिसके आधार पर वह सुख को जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रही थी। मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे कवि जी कहते हैं कि इस कविता में मां आगे कह रही हैं कि कल्पना लोक में विचरण करती हुई बेटी को समझाते हुए मां कहती हैं कि बेटी, ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। अर्थात तू अपना चेहरा पानी, दर्पण, शीशे में देखकर उस पर रीझ मत जाना। भाव यह है कि तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य सभी को बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। दूसरी बात समझाती हुई मां आगे कहती हैं कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, वह जलने मरने के लिए नहीं होती। यह कायरता है और आग का दुरुपयोग है। वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए शोभाकारक माना जाता है, पर वास्तव में यह भ्रम है। आगे मां कहती हैं कि स्त्री वस्त्र आभूषण पहनकर अपने बारे में गलत फहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, वह इनके लोभ में आ जाती है। लेकिन अगर यथार्थ रूप में ये देखा जाए तो यह वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं। वह इनमें बंधकर मोह से ग्रस्त हो जाती है और अपना अस्तित्व भुला बैठती है। आगे मां उसे अंतिम शिक्षा देती हुई कहती हैं कि मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसमें वो कहती हैं कि तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखना मत, अर्थात दब्बू और कायर बनकर मत रहना, वरना लोग तुझे मूर्ख समझकर, तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कन्यादान पाठ के मुख्य शब्द अर्थ इस प्रकार हैं कि प्रामाणिक, सच्चा, वास्तविक, सयानी, समझदार, आभास, महसूस होना, बाँचना, पढ़ना, पाठिका, पढ़ने वाली, धुंधले, अस्पष्ट, लयबद्ध, लय में बंधी हुई, रीझना, मोहित होना, शाब्दिक भ्रम, शब्द द्वारा फैलाया गया भ्रम। अब हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक में संकलित कन्यादान कविता पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे।
ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक कविता में स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर यथार्थ रूप का ज्ञान करवाया गया है। ससुराल पक्ष द्वारा वधू पर आदर्श का मोलम्मा आवरण चढ़ा दिया जाता है। कविता में कोई भावुकता नहीं है, बल्कि उसमें माँ के संचित अनुभवों का सार है। इसमें स्त्री को उसकी वास्तविकता से अवगत करवाया गया है। इसके साथ ही उसकी कमजोरियों को भी उजागर किया गया है। उसे वस्त्र, आभूषण एवं रूप सौंदर्य के मोह से दूर रहने के लिए सचेत किया गया है। इसके साथ ही इस कविता में स्त्री की निरीहता, कमजोरी का चोला उतार फेंकने और लड़की को लड़की जैसी दिखाई न देने का संदेश भी दिया गया है। इस कविता में नारी की अस्मिता का झंडा बुलंद मजबूत करने वाली कविता का संदेश इसमें छिपा हुआ है। इसमें कवि ने नारी को अपनी कमजोरियां और बंधन समझने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि नारी के वस्त्र, आभूषण, उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा आदि उसे गुलाम बनाए रखने के लिए नए नए तरीके हैं। नारी पुरुष के इन्हीं जाल रूपी नए नए तरीकों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। इसका परिणाम यह होता है कि दहेज कम लाने के कारण वह परिवारजनों द्वारा दी जाने वाली पीड़ा तो सहती ही है, इसके साथ वह जला भी डाली जाती है या फिर वह आत्महत्या कर लेती है। यदि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए और लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई ना दे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। यही इस कविता का उद्देश्य है।